हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बात हम कर चुके हैं बेसिक्स पे। आज सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। जो बात कर रहे थे हम लास्ट टॉपिक में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की, इसकी 3 कॉन्सेप्ट्स की बात मैंने की थी। निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद को हम समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम संभववाद को गहराई से समझेंगे कि संभववाद क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या रही और आलोचना किन कारणों से हुई है संभववाद की। तो सबसे पहले ये बात कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि जो संभववाद है इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो संभववाद की जो शुरुआत हुई इस विचारधारा की, मानव और वातावरण को समझाने की, ये हुई थी फ्रांस में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ठीक है, 19वीं सदी का पूर्वार्ध। संभववाद शब्द के अर्थ को समझ लें अब थोड़ा सा। संभव और वाद, पॉसिबिलिज्म, अर्थात सब कुछ पॉसिबल है और ये पॉसिबल किसके लिए है, वो है मानव के लिए। अर्थात जब मानव ये सोच ले और मानव जब ये समझ ले कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यही विचारधारा है संभववाद की, अर्थात संभाव्यता, संभव की विचारधारा। ये जो विचारधारा आई है, मैंने आपको कहा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो थोड़ा सा 19वीं शताब्दी के बारे में अगर आप सोचें तो समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उससे पहले हो चुकी थी, वो थी औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव मानव के मन और मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा था और इसी विचारधारा ने मानव को ये समझने पे मजबूर कर दिया या उसे ये गलतफहमी हो गई कि मानव अब सब कुछ कर सकता है और इसके बाद ही इस विचारधारा का विकास होता है। सबसे पहले फ्रांस में यह विचारधारा विकसित हुई थी और धीरे धीरे से आगे बढ़ती गई। तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जो चीज हमको जाननी चाहिए कि जो पॉसिबिलिज्म है ये विकसित हुआ है आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। बात कर चुके हम, फ्रांस में ये विकसित हुआ। इसके जो समर्थक रहे, फ्रांस के जो कुछ भूगोलवेत्ता रहे प्रमुख, जिसमें कि ब्लास, ब्रूम्स और डिमोंजिया का नाम आता है। एक और नाम फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है फेवरे। इन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया। इसके अतिरिक्त अमेरिका के भी कुछ भूगोलवेत्ता थे जिनमें नाम है आपके ईसा बोमेन का और कार्लो सावर का। इन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया। तो ये तो बात हो गई कि किसने समर्थन किया और किसने आगे ले गया। थोड़ा सा ब्रीफ में समझें इसकी संकल्पना को। तो संभववाद जो विचारधारा है मानव और वातावरण के संबंधों को इस प्रकार बताती है कि वातावरण जो है उसमें कुछ संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हैं मानव के लिए और मानव अपनी चयन शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उन संभावनाओं में से अपने अनुकूल संभावना का चयन करता है और चयन करके अपने हम कह ले जो उसका दैनिक जीवन है और उसकी जीवन शैली है या जो उसकी सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप है, इस पे वो लागू करता है जिससे कि उसकी जो जीवन शैली है बेहतर से बेहतर हो सके। मानव जो है, मानव और वातावरण का संबंध इस प्रकार से है कि वातावरण भी मानव को प्रभावित करती है और मानव वातावरण को प्रभावित करता है। ये विचारधारा इस बात पे बल देती है कि मानव का जो प्रभाव है वो वातावरण पे बहुत ज्यादा पड़ता है। विचारधारा के अगर हम आधार पे जाएं, बेसिक पे जाएं, तो सीधे से आपको अगर याद आ जाए निश्चयवाद की आलोचनाएं कि किन बातों पर निश्चयवाद की आलोचना हुई थी, उन्हीं बातों को लेके आगे बढ़ा है संभववाद। अर्थात निश्चयवाद की आलोचना संभववाद की विशेषता बन गई। थोड़ा यहाँ पर हम जान लें कि जो थॉट्स थे, जो इस विचारधारा का आधार रहे, वो क्या क्या थे। तो इस विचारधारा का एक सबसे बड़ा आधार जो कि कहती है, ये कहते हैं कि द पावर ऑफ द एनवायरनमेंट हैव बीन गिवन स्पेस। ठीक है, गिवन स्पेस, नो राइट्स। मतलब कि प्रकृति की शक्तियों को स्थान तो दिया गया है पर उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। अब बात को समझ रहे होंगे कि निश्चयवाद में हमने पढ़ा कि प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली है और अधिकारी है और मानव के जीवन को दिशा निर्देशित करती है। संभववाद भी मानता है कि हाँ, प्रकृति का स्थान है
पर प्रकृति को अधिकार नहीं है कि वो जैसे चाहे मानव को चला ले। अर्थात निश्चयवाद ये नहीं मानती है कि संभववाद ये नहीं मानता है कि प्रकृति स्वामी है और मानव उसका दास है। दूसरा, ये मानती है किसको? सॉवरेनिटी ऑफ द ह्यूमन, मतलब सार्वभौमिकता किसकी है? मानव की। निश्चयवाद मानता था कि सार्वभौम प्रकृति है, वही संभववाद ठीक उसके विपरीत आ जाती है और कहती है कि सर्वशक्तिशाली संप्रभु जो है वो है मानव। मानव जो चाहेगा वो कर सकता है, मानव प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। उसके बाद जिस बात पे आ जाए हम, जो तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि मानव की आदतों का प्रभाव भी पर्यावरण पे पड़ता है। जैसा कि हम कह चुके हैं संभावनाएं, तो ये जो संभावनाएं हैं इसके साथ मानव का स्वभाव भी जुड़ा है, और मानव का जो स्वभाव है अगर वो उसकी आदत में आ जाए, और एक प्रकार की जब मानव की कोई आदत बन जाती है तो उसका प्रभाव वातावरण पे भी पड़ने लगता है। कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, आप सोच के देखिए, हमारी आदत बन गई भौतिकवादी जीवन शैली की, हमने बहुत सारे उद्योग लगाए, हम गाड़ियों का यूज करने लगे, उससे जो प्रदूषण फैलने लगा उसने प्रकृति को प्रभावित किया। एक सिंपल सा उदाहरण है, इससे आप बाकी कुछ और उदाहरण खुद से समझेंगे, बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होगा। जो चौथा इसका आधार था, ये कहता है कि फेसिस ऑफ द ह्यूमन नेचर, मतलब मानव के स्वभाव का प्रभाव इस पे पड़ता है। और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज ने संभववाद को इतना बलशाली बना दिया और मानव स्वयं को इतना शक्तिशाली समझने लगा। टेक्नोलॉजिकल जो विकास था, वैज्ञानिक और तकनीकी जो विकास मानव ने किया औद्योगिकरण के समय में, इससे मानव ने क्या किया? इससे मानव ने किया कि प्रकृति में कई सारे परिवर्तन उसने कर लिए। जो चीजें हमको लगती थी कि ये प्रकृति की यहाँ तक सीमा है और हम इसको लांघ नहीं सकते हैं, इसको लांघने का प्रयास किया मानव ने। जैसे आप मान लें कि पहाड़ों पे खेती नहीं होती थी, हम ये जानते थे कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खेती नहीं होती थी, मनुष्य ने सीढ़ीनुमा खेती करनी शुरू कर दी। ठंडे क्षेत्रों में कृषि नहीं हो सकती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सूर्य की किरणें आएंगी और जो सफेद सतह होती है, बहुत मैं बात कर रही हूँ ठंडे जगह की, अर्थात ग्लेशियर वाले क्षेत्रों की, जो कि शीत मरुस्थल है, तो परावर्तन बहुत ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो वृक्ष या जो वनस्पतियां हैं कैसे उगेंगे? तो मानव ने वहां पे ग्रीन हाउस बना लिया। अणु शक्ति का जो विकास था, ये तो आप सब जानते ही हैं कि इसने मानव को कितना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। हम बात कर रहे थे निश्चयवाद में कि जैसी परिस्थितियां वो देगी हमको वैसा मानना पड़ेगा। अगर गर्मी है तो गर्मी को झेलना है, ठंड है तो ठंड को झेलना है। बहुत इजी उदाहरण, गर्मी का समय, आप सभी अभी कूलर्स, फैंस और एसी के साथ में बैठे होंगे, तो पहले हमको लगता था कि अगर गर्मी है तो हमको गर्मी सहन करनी है, लेकिन अब नहीं। अगर गर्मी है तो हमारी ये बाध्यता नहीं है कि हम उस गर्मी को सहन करेंगे। मानव की तकनीकी विकास का ये बहुत सिंपल और सरल से ये सारे उदाहरण हैं जिससे कि मानव ने संभववाद को और स्वयं की शक्ति को बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे वो लेके गया है। ठीक है, अब कुछ बातों को समझ लें जो कि यहाँ पे विद्वानों ने कही है, क्योंकि आपको परीक्षाओं में लिखना होता है तो उसके लिए हमको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले जो संभववाद का प्रयोग हुआ वो किया था फेवरे ने, फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, बिल्कुल याद रखिएगा। पर इसके जो जन्मदाता थे या फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म जो थे वो थे विडाल डी ला ब्लास। ब्लास के नाम से हम इनको याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने समर्थन किया। ये कहते हैं कि जो मानव है वो प्रकृति की दी गई संभावनाओं में से अपनी चयन शक्ति का उपयोग करके अपने अनुकूल संभावनाओं का चयन कर लेता है। प्रकृति जो है किसी भी दशा में एक सलाहकार से ज्यादा नहीं है। ये इस कथन को बिल्कुल याद रखिएगा, ब्लास के संभववाद को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वो कहती है कि जो प्रकृति वो सलाह दे सकती है, जैसे हम टीचर्स आपको सलाह देते हैं ना, आपके घर में कोई आपको सलाह देगा, मानना है या नहीं मानना है ये तो आपके ऊपर है। तो बिल्कुल यही कहते हैं ब्लास कि प्रकृति सलाहकार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो हमको सलाह दे रही है। वो सलाह क्या है? प्रकृति की परिस्थितियां, उसकी संभावनाएं, और मानव अपनी चयन शक्ति द्वारा इसमें से चुन लेगा। यहीं पे जो फेवरे थे वो भी कहते हैं कि जो मानव है
वो प्रकृति के द्वारा दी गई संभावनाओं का स्वामी है। पहले मानव को दास कह दिया गया था निश्चयवाद में। तो यहाँ पे वेबरे कहते हैं कि जो संभावनाएं प्रकृति दे रही है उन संभावनाओं का स्वामी उन संभावनाओं में से अपनी पसंद की संभावनाओं को चुन लेगा। ब्रून्स, ये भी एक भूगोलवेत्ता थे फ्रांस के, बहुत समर्थन किया इन्होंने पॉसिबिलिज्म का। ये कहते हैं कि मानव कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि मौन रह के प्रकृति के द्वारा दी गई संभावनाओं को चुन लेगा या उसे मान लेगा, बल्कि वो उसे अनुकूल बनाएगा। मौन रह के आप ऐसा सोचिए कि आप किसी शॉप में गए हैं, ड्रेसेस खरीदने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, दुकानदार जो है वो आपको ड्रेसेस अपनी इच्छा से दिखाता जा रहा है, या हो सकता है वो एक दो ड्रेसेस आपको दिखाए और कह दे कि बस इसमें से चयन करना है, और आप मौन रह के चयन कर लेंगे क्या? नहीं, आप मौन रह के चयन नहीं करेंगे, बल्कि उन संभावनाओं में से कुछ और संभावनाएं भी आप मान सकते हैं और उसमें से अपने हिसाब से चयन करेंगे। तो बिल्कुल मौन रह के मानव ने स्वीकार नहीं किया प्रकृति की संभावनाओं को, बल्कि अपनी चयन शक्ति के द्वारा उसमें से अपने पसंद की संभावनाओं को चुना और अपनी जीवन शैली को, अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को अनुकूल बनाया, जिससे कि वो सरल तरीके से हो सके। अब ये सिद्धांत जो है कंप्लीट हो चुका है। किसी भी सिद्धांत के बाद उसकी आलोचनाएं जरूर शुरू होती हैं। तो क्रिटिसिज्म जो हुआ इस सिद्धांत की का जो आलोचना हुआ वो इसलिए हुआ कि इन्होंने बिल्कुल प्रकृति की जो शक्ति थी उसकी बिल्कुल ही अवहेलना कर दी, कि प्रकृति को ऐसा मान लिया कि उसकी शक्ति जो है बिल्कुल कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि मानव उसको हर तरीके से अपने अनुरूप ढाल सकता है। ये समझ लीजिए कि जैसे प्रकृति को स्वामी समझा गया था, यहाँ पे मानव को स्वामी समझ लिया गया और प्रकृति को वो अपने हर तरीके से समझ ले। तो आलोचना के लिए बस एक शब्द याद रखिएगा कि प्रकृति की संपूर्ण अवहेलना मानव ने कर दी। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नवनियतिवाद को पढ़ेंगे। बाद में ब्रून्स ने स्वयं इस सिद्धांत के बाद में कहा कि जो मानव है वो प्रकृति में रहता है और उसे प्रकृति की शक्तियों को मानना पड़ेगा। बाद में बदलाव हुए हैं। अभी याद रखिएगा 2-3 बातों को कि ये फ्रांस में शुरू हुआ है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। कुछ नाम याद रख लीजिएगा, ब्लास, ब्रून्स और डिमांजिया को। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, की मानव हर चीज में को रूपांतरित करके अपने अनुकूल बना सकता है, और मानव की चयन शक्ति। इसके बाद इसकी आलोचना का जो आधार है वो पूर्णतः प्रकृति की अवहेलना करना ही इसका क्या आलोचना का ये शिकार होता है। फेफ्रे जो थे सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाले भूगोलवेत्ता थे और ब्लास को इस संभाववाद का पिता कहते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।